बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी दुआ है आप सब सलामत रहें। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। ये चैप्टर 5 है, फिजियोलॉजी का चैप्टर 5 चैप्टर है। इसकी एनाटमी हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन फिजियोलॉजी अब हम स्टार्ट करने जाएंगे। व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम? रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। कुछ प्रीवियस चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हैं जो कि हमने एनाटमी में भी स्टडी कर ली थी, लेकिन आज फिर मैं दोबारा से आपको रिफ़्रेश करवा दूँगी ताकि हम इजीली फिजियोलॉजी को समझ सकें। What is respiratory system? The respiratory system is the organ and other parts of your body involved in breathing when you exchange oxygen and carbon dioxide. Respiratory system उन ऑर्गन्स और बॉडी के पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि ब्रीदिंग में, सांस लेने के अमल में मदद दे रही होती हैं। व्हेन यू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तबादला कर रहे होते हैं, या उस दौरान जो ऑर्गन्स हमें मदद दे रहे होते हैं, जो ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाती हैं। दर हकीकत रिस्पायरेटरी को सिस्टम को उर्दू में हम निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं। निज़ाम तनफ़ुस हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि इस काम में, इस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो हम आगे वन बाय वन स्टडी कर लेंगे। इससे पहले द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, द इंक्लूड इन नोज, फायरेक्स, लायरेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, कौन से ऑर्गन्स में मुश्तमिल है जो कि सांस लेने के अमल में मदद देते हैं? उनमें नोज़ है, नोस्ट्रल, सबसे पहले नोस्ट्रल्स होंगे जो कि नोज़ का हिस्सा है। देन फायरेक्स, लायरेक्स, ब्रोंकाई एंड लंग्स। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दिखाई भी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी है, नोज़ का पोर्शन है। देन ये फायरेक्स है, लायरेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई जो ब्रोंक्यूल्स में तब्दील हो जाती है, और ये लंग्स में इंटर हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर बना रहे होते हैं हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक ऐसा निज़ाम जो कि सांस लेने के अमल में मदद देता है, और उस सांस लेने के अमल में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स शामिल हैं। वो ऑर्गन्स कौन से हैं भला? नेज़ल कैविटी या नोज़, फायरेक्स, लायरेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड इसके अलावा एलोविलाई भी होती हैं। ये तमाम चीज़ें रिस्पायरेटरी सिस्टम में शामिल हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक जिसमें शामिल है नोज़ and larynx, and the lower respiratory tract, ट्रैकिया ऑनवर्ड मीन्स ट्रैकिया से आगे जितने भी ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, वो आ जाएंगे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में। मीन्स दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में अमूमन आपकी नोज़ आती है, नेज़ल कैविटी आती है, फायरेक्स आती है एंड लायरेक्स। एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स आते हैं। अमूमन बाज़ दफ़ा मेंशन किया जाता है कि नेज़ल कैविटी, नोज़ एंड फायरेक्स अपर में है, जबकि लायरेक्स को लोअर का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अमूमन जो क्लासिफिकेशन है हमारी बुक्स में वो ये ज़ाहिर करती है कि नोज़ से लेकर लायरेक्स तक का पोर्शन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जबकि ट्रैकिया से ऑनवर्ड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। कंडक्टिंग पोर्शन ट्रांसपोर्ट एयर को ट्रांसपोर्ट करने का कंडक्टिंग पोर्शन में क्या है? इंक्लूड द नोज़, नेज़ल कैविटी, फायरेक्स, लायरेक्स, ट्रैकिया, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एयरवेज फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये तमाम चीज़ें कंडक्टिंग पोर्शन है। जबकि रिस्पायरेटरी पोर्शन कौन सा है? रिस्पायरेटरी पोर्शन carry out gas exchange composed of small airway called respiratory bronchioles, respiratory bronchioles में मुश्तमिल and alveoli ducts as well as air sacs
कॉल्ड एलोविलाई। एक एयर सैक्स यानी कि हवा की थैलियाँ हैं हमारी लंग्स में मौजूद होती हैं, जिनको हम एयर सैक्स भी कहते हैं या एलोविलाई भी कहते हैं। वो रिस्पायरेटरी पोर्शन का हिस्सा हैं। देन अगर हम एक फ़्लो चार्ट की तरह लिखते हैं किसी भी रिस्पायरेटरी सिस्टम को, तो हमें पता चलता है कंडक्टिंग सिस्टम प्रोग्रेसिवली कैरिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। हमारे बॉडी के अंदर हवा ले जाना और बॉडी से बाहर खारिज करना, ये जो पैसेज है, वो जो रास्ता है वो किस तरह है भला। सबसे पहले उसमें आ जाता है नेज़ल कैविटी, क्योंकि नॉस्ट्रल्स आउटसाइड पे होते हैं, नॉस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटी के ज़रिए हवा अंदर जाती है। उसके बाद सेकंड पे है फायरेक्स, ये जिसे एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। देन लायरेक्स में जाती है हवा, जो हम सांस ले रहे हैं, हमारी जो सांस है वो लायरेक्स में जाएगी, इसे वोकल कॉर्ड भी कहेंगे। देन वो ट्रैकिया में एंटर होती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, एंड ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, और ये ब्रोंकियोल्स जो हैं ये लंग्स में मौजूद होते हैं। इस तरह करके ये पैसेज बनता है, एक रास्ता बनता है हवा के अंदर दाखिल होने का, फेफड़ों तक पहुंचने का। नेज़ल कैविटी, फायरेक्स, लायरेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। देन वो एलोविलाई में जाते हैं, जहाँ पे कैपिलरीज़ का एक जाल मौजूद होता है। उन कैपिलरीज़ में ऑक्सीजन जो है जज्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो उसमें मौजूद ब्लड जो है वो उसे मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक ले जाता है। ये एक प्रोसेस चलता है पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब यहाँ पर देखिए एलोविलाई को भी दिखाया गया है, ये एयर सैक्स हैं, या हम कह सकते हैं ये हवा की थैलियाँ हैं। ब्रोंकियोल्स हैं ये, यहाँ पर फायरेक्स, लायरेक्स दिखाया गया है, जिसे हम अमूमन वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। देन एसोफेगस के मेंशन की गई है बैक साइड के ऊपर, एंड ट्रैकिया है। ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। देयर ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी वेंस, डिफरेंट किस्म की इस स्ट्रक्चर में मेंशन है। अच्छा, ये जो है अमल हमारा सांस लेने का हमारे जो स्टेप्स हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नेज़ल कैविटीज़ होती हुई फायरेक्स में जाएगी, लायरेक्स में ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकियोल्स में पहुँच जाती है, और वहाँ पर मौजूद होती हैं कुछ एलोविलाइज हवा की थैलियाँ, जो कि उसके इर्द गिर्द होता है कैपिलरीज़ का जाल। वहाँ पे ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है कैपिलरीज़ में मौजूद ब्लड के अंदर, और ब्लड उसे जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है। ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का। एंड ब्रीदिंग खुद क्या चीज़ है? ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग द एयर। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, to facilitate gas exchange with the internal environment, mostly the bringing in oxygen and flushing out carbon dioxide। होता क्या है ब्रीदिंग के प्रोसेस में? ब्रीदिंग का मतलब है कि आप सांस अंदर ले जाते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। जब आप अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ जाती है, और जब आप बाहर की तरफ एक्सेल आउट करते हैं या एक्सपायरेशन का अमल करते हैं, उस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड आप इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कह रहे होते हैं। हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज़ पम्प्ड इनटू द लंग्स। आपके फेफड़ों में जाती है हवा जब आप सांस लेते हैं, एंड एयर वाज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड आउट, और वो हवा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है वो बाहर की तरफ धकेल दी जाती है लंग्स के थ्रू। द एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स। ये मैकेनिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग की। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो चाहें तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, और चाहे बुक वाली, ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इज़ पम्प्ड इनटू द लंग्स एंड एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द लंग्स। इसमें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का प्रोसेस, इनहेलेशन का या एक्सहेलेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है ब्रीदिंग के अंदर। लंग्स अगर हम देखें इसके अंदर, हाँ, लंग्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है कि लंग्स से पंप आउटसाइड भी हो रहा है, और जब इनसाइड हवा आती है, सांस हम लेते हैं, जब इनसाइड ऑक्सीजन जा रही होती है तो वो भी लंग्स में ही जाती है। डिफरेंट ट्रैक से गुजरकर वो लंग्स में दाखिल हो जाती है। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी। लंग्स क्या चीज़ है? लंग्स पेयर ऑफ स्पॉन्ज। देखिए, air filled organ located on either side of the chest. Lungs are a pair of sponge air filled organs located on either side of the chest. आपके थोरेसिक केज के अंदर
चेस्ट कैविटी में के पास 2 लंग्स मौजूद होते हैं जो कि स्पॉन्जी नेचर के हैं। अगर आप ने कभी लंग्स को देखा हो तो स्पॉन्जी नेचर मीन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं उसके अंदर, क्योंकि एयर सैक्स भी होती हैं, एल्वेलाइज भी मौजूद होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइटली वेट रख रहे होते हैं ये। द डायफ्राम इज़ अ थिन मस्कुलर एंड टेंडिनियस सेप्टम दैट सेपरेट द चेस्ट कैविटी अबव द एब्डोमिनल कैविटी वो बिलो। डायफ्राम क्या चीज़ है? थिन मस्कुलर है ये, टेंडिनियस सेप्टम दिस सेपरेट द चेस्ट कैविटी अबव, जो कि चेस्ट कैविटी को ऊपर की जानिब जबकि एब्डोमिनल कैविटी को नीचे की जानिब अलहदा कर रहा होता है। द डायफ्राम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन में बहुत अहम इधर कर रहा होता है। इट इज़ अ डोम शेप, ये डोम शेप का होता है एंड कंसिस्ट ऑफ पैराफिलर मस्कुलर पार्ट एंड सेंट्रली प्लेस्ड इन टेंडन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, देखिए यहाँ पर ये चेस्ट बॉल है, ये देखिए ये यहाँ पे चेस्ट बॉल दिखाया गया है, ये डायफ्राम दिखाया गया है यहाँ पर, और इसके दरमियान में कुछ मसल्स हैं जिनको इंट्राकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, यहाँ पे इंट्राकोस्टल मसल्स हैं, प्लूरा कैविटी मौजूद है और यहाँ पे इंट्राकोस्टल मसल्स को अलग से दिखाया गया है। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आपको समझने में मदद देगा डायफ्राम, इंट्राकोस्टल मसल्स के बारे में, और ये वॉल्स ऑफ चेस्ट कैविटी के को समझने में, लंग्स को समझने में हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे लिखा है देखिए, मसल्स डेट हेल्पफुल इन एक्सपेंडिंग द थोरेसिक कैविटी इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी मसल्स। ऐसे मसल्स जो कि थोरेसिक कैविटी को इंस्पायरेशन में मदद दे रहे होते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स कहलाते हैं, बिकॉज दे हेल्प इनहेलेशन, क्योंकि वो इनहेलेशन में मदद दे रहे होते हैं, हवा को अंदर की तरफ पंप करने में मदद दे रहे होते हैं, इसलिए उन्हें इंस्पायरेटरी मसल्स कहा जाता है। Well, those that comprise the thoracic cavity are called expiratory muscles and they include exhalation। और वो जो exhalation में मदद देते हैं उन मसल्स को हम एक्सपायरेटरी मसल्स कहते हैं। मीन्स 2 तरह के मसल्स हैं यहाँ पे, इंस्पायरेटरी मसल्स एंड एक्सपायरेटरी मसल्स। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर मसल्स ऑफ इंस्पायरेटरी। कौन से मसल्स हैं इसमें? देखें, डायफ्राम्स कंट्रैक्ट टू एक्सपेंड द थोरेसिक कैविटी होता है, और जो एक्सपायरेटरी मसल्स हैं उसमें जो डायफ्राम है रिलैक्स एंड रिड्यूस द थोरेसिक कैविटी है। इसको हम नेक्स्ट वाले उसके अंदर समझते हैं। देखिए, मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड मसल्स फॉर, यहाँ पे दिखाए गए हैं मसल्स फॉर इंस्पायरेशन एंड मसल्स फॉर एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मसल्स के का क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल्स इसके अंदर, और एंड डायफ्राम्स डोम डिसेंड and thus increase the vertical dimension of thoracic cavity and also elevated the rib is। जबकि अगर हम मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन जो कि एक्सपायरेशन में मदद कर रहे हैं वो देखते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल इसके अंदर भी शामिल है, पुल द लिप्स डाउन करते हैं जो कि अमूमन और मदद कर रहे होते हैं एक्सपायरेशन में। फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम है सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद दे रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने में मदद देती है। फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, अब की जो एयर जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो नोज़ है उसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं जो कि एयर को फ़िल्टर करने में मदद देती हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को आपके लंग्स में पहुँचने से पहले ही रोक लेती हैं, तो फ़िल्टर भी हो रहा होता है यहाँ पे। एयर लाइट प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देता है। सर्टन रिसेप्टर्स हैं जो कि स्मेल में मदद देते हैं। एंड राइट्स द बॉडी ऑफ द सम एक्सेस वाटर एंड हीट और वाटर को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। हेल्प रेगुलेट ब्लड पीएच, और ब्लड पीएच को भी कंट्रोल करते हैं ये। ब्रीदिंग आगे क्या है? मैंने पहले भी बताया ब्रीदिंग का कि ब्रीदिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल पे है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम कह सकते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जब आपस में मिलती हैं तो ये अमल जो है ब्रीदिंग कहलाता है। एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन का अमल ब्रीदिंग कहलाता है। एक्सहेलेशन इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन
ड्राउन्स गैस इनटू द लंग्स। ये क्या करता है, ये गैसेस को लंग्स तक लेके जाने में मदद दे रहा होता है। एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन और फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स। ये गैसेस को बाहर की तरफ ले जाने में मदद देता है, लंग्स से बाहर की तरफ ही जाती है, एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। ऐसे अमल को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक्सपायरेशन एंड इनहेलेशन के अमल को दिखाया गया है। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायफ्राम देखिए यहाँ पे कर्व बन रहा है, जबकि इनहेलेशन के डायफ्राम में इतना कर्व नहीं बना। मैकेनिक्स ऑफ अगर ब्रीदिंग देखें, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखें तो हमें पता चलता है कि डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट। जैसे इंस्पायरेशन का अमल होता है, इनहेल करते हैं हम जो है हवा अपने अंदर की तरफ लेके जाते हैं, सांस हम अपने अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो हमारे जो डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। एंड द साइज़ ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज़, और जो साइज़ होता है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई गई है, जैसे कि ये इनहेल की तस्वीर दिखाई गई है। एक्सटर्नल एयर इज़ पुल्ड इनटू द लंग्स ड्यू टू एन इंक्रीज द वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखें इस कर्व को, ये हम वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और इसी दौरान जो है हवा अंदर की तरफ पुल होती है। एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन में एज द मसल्स रिलैक्स्ड एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। जैसे ही इसमें मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, जबकि इंस्पायरेशन में कंट्रैक्ट होते हैं एंड एक्सेलरेशन में रिलैक्स्ड होते हैं। As a muscle relax, air is pushed out of the lungs. Forced expiration can occur mostly by the contracting internal intercostal muscles and depressed to the rib cage. इसमें मसल्स रिलैक्स्ड होंगे और एयर पुश आउट होगी, लंग्स से पुश होगी बाहर की साइड पर। फोर्स ऑफ एक्सपायरेशन कैन अकर मोस्टली कंट्रैक्टिंग इंटरनल कॉस्टल मसल्स को कंट्रैक्ट करेगी एंड डिप्रेस करेगी रिब केज को। ये देखिए जिस तरह ही एयर बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पे आप ये इस पिक्चर को देखिए, इस वाली पिक्चर को, जैसे ही एयर आउटसाइड जाती है यहाँ पर, तो ये इसकी मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है और ये यहाँ पे ये कर्व बन जाता है ऐसे, जबकि जब इनसाइड आती है तो कर्व ऐसे होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी मूवमेंट, इनसाइड आई देन आउटसाइड, अभी ये इनसाइड आई है देन ये आउटसाइड। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन? इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन में क्या है, कंट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स एंड रिलैक्स द इंटरनल कॉस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं, एक्सटर्नल कॉस्टल मसल जो है कंट्रैक्ट होते हैं। जबकि एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड कंट्रैक्ट द इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी कि इसका ऑपोजिट हो गया ये। इंस्पायरेशन में रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो है मूव कर रहा होता है। इंस्पायरेशन में बाहर की तरफ मूव करता है, जैसे यहाँ पर ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये वाली पिक जो है इसको आप देखिए, बाहर की तरफ मूव कर रहा है जैसे ही हवा अंदर की तरफ आ रही है। ये यहाँ पे भी दिखाई गई है, ये देखिए ये बाहर की तरफ मूव किया है इन्होंने, जैसे ही हवा अंदर की तरफ आती है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटेंड हो जाता है। जबकि अगर एक्सपायरेशन की बात करें हम, तो रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम ओरिजिनल डोम शेप इख्तियार कर लेता है, डोम शेप इख्तियार कर लेता है, और डायफ्राम जो डाउनवर्ड मूव करता है और इनवर्ड मूव करता है। जबकि इंस्पायरेशन में इंक्रीज द वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी, देन ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा हवा आ सकेगी उसके अंदर। जबकि एक्सपायरेशन में एयर प्रेशर इन लंग्स आर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। इन इंस्पायरेशन के अंदर इन एयर प्रेशर जो है वो इन लंग्स इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स, जबकि एक्सपायरेशन एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कंट्रैक्ट। इन शॉर्ट हम बात करते हैं तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे इनको इन शॉर्ट?
कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड पुल डाउन वेल द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अप। होगा क्या, इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा डाउनवर्ड, एंड जो मसल्स होंगे उसके दरमियान में, रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे और अपवर्ड पुल हो जाए करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, जबकि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम रिलैक्स्ड होगा, एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एंड वॉल्यूम ऑन ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा, वेल द प्रेशर विद इन द इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज़ फोर्स्ड आउट। लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड एयर को बाहर की तरफ धकेल देंगे, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ये डोम शेप्ड बना है, यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स हुआ है और फिर वो बाहर की तरफ धकेल देगा। ये प्रोसेस है जो कि चलता रहता है अमूमन। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं कि इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से हैं, हमने पढ़े, हमने पहले एनाटॉमी से रिलेट करते हुए स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका पासेज क्या होगा इंस्पायरेटरी ट्रैक का वो हमने स्टडी कर लिया। देन लंग्स, डायफ्राम, इंस्पायरेटरी मसल्स क्या होते हैं, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स आर डायफ्राम एंड एक्सपायरेटरी मसल्स। प्राइमरी एक्सपायरेटरी जो मसल्स होंगे वो इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स होंगे, जबकि हमने इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ लिया। इंस्पायरेशन मीन्स कि आप जब सांस अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं, अंदर की तरफ हवा लेके जाते हैं, ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। और एक्सपायरेशन में जब आप आउटसाइड निकाल रहे होते हो तो वो जो है आउटसाइड निकालने को एक्सपायरेशन कहते हैं। जबकि थोरेसिक कैविटी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, दोनों के हिसाब से दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आप सब ये राइट डाउन कर लीजिएगा लेक्चर नोटबुक के ऊपर। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी, जब आपको और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने प्रीवियस लेक्चर ही मोस्टली रिपीट किया जो हमने एनाटॉमी में हमने डिस्कस कर लिया था। जो पॉइंट्स हमने एनाटॉमी में डिस्कस कर लिए थे डिटेल के अंदर, वही मैंने आज दोबारा से आपको रिफ़्रेश करवाएं, ताकि हम लोग फर्दर जब स्टडी करें इस चैप्टर के बारे में तो आप लोगों को पीछे की टर्म्स और पीछे की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। आप लोग ये लेक्चर नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।